अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आरएन सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल के यूनिट नंबर 7 जो कि हमारे साथ इवाल्वेशन ऑफ प्रोग्राम और लर्नर्स है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे इवाल्वेशन को कि इवाल्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम इवाल्वेशन के पर्पसेस के हवाले से बात करेंगे कि इवाल्वेशन जो है आखिर हम क्यों करते हैं, किस मकसद के लिए करते हैं। इसके बाद फिर हम बात करेंगे किर्कपैट्रिक मॉडल ऑफ इवाल्वेशन पर, ठीक है। किर्कपैट्रिक मॉडल ऑफ इवाल्वेशन क्या है, इसमें क्या बातें की गई थी, किस तरह से इवाल्वेशन हमने करनी है, तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा हम स्टेप्स ऑफ डूइंग इवाल्वेशन को करने के लिए हमारे साथ जो बेसिक स्टेप्स होते हैं, जो मेजर स्टेप जिसको फॉलो किया जाता है, तो उन स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जब हम इवाल्वेशन कर रहे होते हैं तो इवाल्वेशन के दौरान हमें किस तरह की मुश्किलात जो है वो दरपेश आ सकते हैं, किस तरह के चैलेंजेस जो है हम उसको फेस कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के हवाले से आज के लेक्चर में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ इवाल्वेशन? इवाल्वेशन किसे कहते हैं? Evaluation refer to the process of assessing or examining something to determine its quality, effectiveness or value इसका evaluation। डियर स्टूडेंट्स, इवाल्वेशन जो है ये असल में हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम असेसमेंट करते हैं किसी भी चीज़ की, ताकि उसकी जो क्वालिटी होती है या उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस होती है या उसकी जो वैल्यू होती है उसके बारे में हमें पता चल जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इवाल्वेशन कहते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर इवाल्वेशन में आपको बताऊं तो इवाल्वेशन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आप जब अपने पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं या अपने पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, तो डील करने के दौरान आप सबसे पहले उनके लिए एक एनसीपी बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान जो है उनके लिए आप क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसमें आप लोगों ने जो है उनकी असेसमेंट भी करनी होती है, उनके लिए नर्सिंग डायग्नोसिस भी करनी होती है, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद फिर आप उनके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उसी प्लानिंग को जो आप लोगों ने जो है तैयार किया होता है तो उसको आप अपने पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। जब आपकी प्लानिंग जो है वो मुकम्मल हो जाती है, मुकम्मल जितने भी स्टेप्स होते हैं वो आप अपने पेशेंट पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो आखिर में आप क्या करते हैं, आखिर में आप देखते हैं कि हमने अपने पेशेंट को जो केयर दिया था, जो मेडिसिन दिए थे, जो ट्रीटमेंट दी थी, तो आया इस ट्रीटमेंट की वजह से हमारे पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें बेहतरी आई है या नहीं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए और इसके साथ साथ आया हमने अपनी प्लानिंग पर मुकम्मल तौर पर अमल किया है या नहीं, तो इसको जानने के लिए हम एक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को इवाल्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो इवाल्वेशन असल में क्या है? इवाल्वेशन असल में ये एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम जो कोई काम कर रहे होते हैं, कोई प्रैक्टिस जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस प्रैक्टिस की जो इफ़ेक्टिवनेस है, ठीक है, इफ़ेक्टिवनेस से मुराद ये है कि वो कितनी हद तक हमारे पेशेंट को जो है पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रही है। इसी तरह से जो केयर मैं अपने पेशेंट को दे रहा हूं तो उस केयर की क्वालिटी कैसी है, आया बेहतर तरीके से मैं अपने पेशेंट को जो है ट्रीट कर रहा हूं या कर रही हूं या नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ पेशेंट के लिए जो मेरी ट्रीटमेंट है वो क्या अहमियत रखती है, या मैं जो ट्रीटमेंट दे रही हूं या दे रहा हूं तो इसकी क्या अहमियत है। तो क्वालिटी, इफ़ेक्टिवनेस और वैल्यू को जानने के लिए हम जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
इवॉल्वेशन कहते हैं। इसी तरह से मज़ीद अगर इसकी डिफिनीशन को हम सिंपल करके डिफ़ाइन करें तो ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ एक सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होती है जिसको हम मुख्तलिफ फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन में हम क्या कर सकते हैं, इवॉल्वेशन को यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको हम असेस कर सकते हैं। इसी तरह से बिजनेसेस में ज़्यादातर इवॉल्वेशन यूज़ होती है। हेल्थ केयर सिस्टम में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने पेशेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, एनसीपी तैयार कर रहे हैं, नर्सिंग केयर प्लान जो है आप उनके लिए तैयार कर रहे हैं। तो उस नर्सिंग केयर प्लान की जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो क्वालिटी है, जो वैल्यू है, उसको जब आप मालूम करते हैं, उसकी जब आप असेसमेंट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम इवॉल्वेशन कहेंगे। रिसर्च में जो है इवॉल्वेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसी तरह से आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो अपनी एक्टिविटी को जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी, इफ़ेक्टिवनेस, वैल्यू को मालूम करने के लिए भी आप क्या करते हैं, इवॉल्वेशन करते हैं। इसी तरह से अगर मज़ीद हम इसको डिफ़ाइन करें तो ये हमारे साथ क्या है, ये असल में हमारे साथ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, व्हाट यू डू मतलब जो हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इवॉल्वेशन करते हैं। एंड हाउ यू डू इट टू अराइव एट अ जजमेंट अबाउट अ वर्थ, मेरिट और वैल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं और कैसे इसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो क्वालिटी होती है, ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए जो प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवॉल्वेशन कहते हैं। Essentially, evaluation involves taking a series of plain steps in order to better understand a program or service। ठीक है, इसी तरह से जब भी हम evaluation करेंगे तो evaluation जो है ये असल में हमारे साथ कुछ ख़ास स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। तो उन्हीं स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हुए evaluation करेंगे तो हमें बेहतर तरीके से चीज़ों के बारे में समझ आएंगी और बेहतर तरीके से हमें जो है पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं, जो केयर दे रहे हैं अपने पेशेंट को, तो आया इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है या इसकी जो इम्पोर्टेंस है, तो आया ये ज़्यादा है या नहीं है। ठीक है, इससे हमारे पेशेंट और पॉजिटिव असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से अगर स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो इन सारी चीज़ों की फिर हमें बेहतर तरीके से समझ आएगी। ठीक है, इवॉल्वेशन इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू डिटरमाइन मेरिट, वर्थ, वैल्यू और सिग्निफिकेंस। वही बात है कि इवॉल्वेशन ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस से मुराद ये है कि एक ऐसा अमल जिसको आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करना होता है, ठीक है, और एक प्रॉपर ऑर्डर में जो है इस प्रोसेस को आप लोगों ने जो है आगे फॉरवर्ड करना होता है, आगे प्रोसीड करना होता है। और इसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ की जो मेरिट है, मेरिट से मुराद अहमियत या इफ़ेक्टिवनेस, वर्थ वही बात है, ठीक है, वैल्यू, सिग्निफिकेंस, ये सारे वर्ड जो है इनका एक ही मतलब है। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए हम ये सिस्टमेटिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। पर्पज़ ऑफ इवॉल्वेशन, इवॉल्वेशन हम क्यों करते हैं, किस मकसद के लिए करते हैं, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, द पर्पज़ ऑफ इवॉल्वेशन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट बट जनरली इवॉल्वेशन सर्व सेवरल इम्पोर्टेंट फंक्शन। इवॉल्वेशन जो है हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है हमारे काम पर कि हम हम कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उस काम की नौइयत पर डिपेंड करता है। तो इसके अलावा इवॉल्वेशन जो है इसकी बहुत सारे फंक्शन है, इसको हम बहुत सारे मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ असेसमेंट है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, हो गई, इसी तरह से इम्प्रूवमेंट हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई और लर्निंग। ठीक है, इन सारे मकासद के लिए हम क्या करते हैं, इवॉल्वेशन करते हैं। असेसमेंट के लिए इवॉल्वेशन हम क्यों करते हैं तो आगे स्लाइड में अब हम इसको डिस्कस करेंगे। असेसमेंट में हम इवॉल्वेशन किस तरह से करते हैं, इवॉल्वेशन हेल्प असेस द इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी
and performance of a program, project, policy or process. It determine whether the intended goal or objectives are being met or not. ठीक है, इवैल्यूएशन जो है ये हमें बहुत ज़्यादा मदद देती है किसी भी प्रोग्राम, किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी पॉलिसी या किसी भी प्रोसेस की जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी से मुराद आया वो प्रोसेस जो कि हम कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी है या नहीं, या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो उसकी परफॉर्मेंस को मालूम करने के लिए इवैल्यूएशन जो है ये हमें बहुत ज़्यादा क्या देती है, बहुत ज़्यादा मदद देती है। इसके अलावा इवैल्यूएशन के ज़रिए जो है हम ये भी मालूम करते हैं कि आया हमने अपने लिए जो गोल सेट किए थे, जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, तो आया उन ऑब्जेक्टिव्स पर हमने पूरा अमल कर लिया है या नहीं, और हमने अपने जो गोल सेट किए थे तो आया वो गोल्स हमने अचीव कर लिए हैं या नहीं। तो इस गोल ऑब्जेक्टिव्स को मालूम करने के लिए, इसके हवाले से जानने के लिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। अकाउंटेबिलिटी किसे कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी से मुराद रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी काम आप करते हैं तो उस काम को जो है आप क्या करते हैं, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, उसके लिए आप जो है जिम्मेदारी उठाते हो, तो इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। इवैल्यूएशन होल्ड इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटीज़ अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन एंड डिसीजन। इवैल्यूएशन के ज़रिए जो है हम ये भी जान सकते हैं कि जो काम किसी शख्स ने किया है या जो डिसीजन किसी शख्स ने लिया है या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ली है, ठीक है, तो इस डिसीजन या काम के लिए या एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आया वो शख्स रिस्पॉन्सिबल है, आया वो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये भी हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। इट प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस विच कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर स्टेक होल्डर्स सच एज फंडर और द पब्लिक। इवैल्यूएशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी शख्स की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसकी भी हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस की जो है एज एविडेंस जो है वो हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन के ज़रिए इकट्ठे करते हैं, सबूत इकट्ठे करते हैं। इसी तरह से इवैल्यूएशन जब हम करेंगे, जब हम लोगों पर जो है उन पर जो है हम क्या करेंगे, उन पर हम नज़र रखेंगे, ठीक है, उनको हम मॉनिटर करेंगे, तो हर काम जो है शफाफियत के साथ होगी और उसमें किसी किस्म की दगाबाजी नहीं होगी, किसी किस्म की धोखाबाजी नहीं होगी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी इसको कहते हैं कि हर एक बंदा जो है अपना काम मुखलिसी के साथ करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से इम्प्रूवमेंट में इवैल्यूएशन किस तरह से हेल्प देती है? इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। इवैल्यूएशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन के ज़रिए हम उन एरियाज़ के बारे में भी मालूम करते हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप एक कम्युनिटी जाते हैं, कम्युनिटी विज़िट करते हैं, वहाँ विज़िट करने के बाद आपको पता चलता है कि वहाँ पर लोग जो पानी पी रहे हैं तो वो पानी जो है साफ़ नहीं है, प्रॉपर साफ़ पानी उनको जो है नहीं मिल रहा। तो अब इस कम्युनिटी में किस चीज़ की ज़रूरत है? इस कम्युनिटी में एक फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब आप इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएशन से मुराद ये है जायज़ा लेना, ठीक है। आप किसी चीज़ का जब जायज़ा लेते हैं तो जायज़ा लेने के बाद आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। तो इवैल्यूएशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको उन एरियाज़ के हवाले से भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमने इम्प्रूवमेंट करनी होती है, ठीक है। So, by analyzing results and feedback, organization can make informed decision to enhance their operations, services और product। इसी तरह से जब हम किसी एरिया का जायज़ा लेते हैं, वहाँ विज़िट करके उसको देखते हैं, वहाँ पर इवैल्यूएशन करते हैं, तो इवैल्यूएशन के बाद हमें एक मुकम्मल रिज़ल्ट, नताइज मिलता है, फीडबैक मिलते हैं लोगों से, ठीक है। और उन्हीं फीडबैक्स के बेस पर हम क्या करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, और उस डिसीजन में फिर हम बताते हैं कि आया यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इवैल्यूएशन जो है ये इम्प्रूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा हमें क्या करती है, मदद देती है।
इसी तरह से डिसीजन मेकिंग में किस तरह से ये हमें हेल्पफुल साबित होती है। इवैल्यूएशन प्रोवाइड डेटा एंड इनसाइट दैट कैन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। इवैल्यूएशन ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम हर एक चीज़ को बारीक बीनी के साथ उसको हम देखते हैं, उसके बारे में हम सोच विचार करते हैं। तो इसी वजह से जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो इवैल्यूएशन के ज़रिए हम उस तमाम डेटा को क्या करते हैं, उसका हम जायज़ा लेते हैं, उसको हम उस पर हम गौर व फिक्र करते हैं, और गौर व फिक्र करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, डिसीजन की तरफ जाते हैं, फैसले करने की तरफ जाते हैं। इट हेल्प्स स्टेक होल्डर्स मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अबाउट रिसोर्सेज एलोकेशन, प्रोग्राम कंटिन्यूएशन, स्केलिंग और डिसकंटिन्यूएशन। ज़ाहिरी बात है, जब हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं तो इवैल्यूएशन करने के बाद फिर हम जो है ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है तो उन रिसोर्सेज को हमने कहाँ पर जो है यूज़ करने हैं। रिसोर्स एलोकेशन से मुराद ये है कि किस एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके बेस पर हम फिर वो ज़रूरियात जो है पूरा करते हैं। इसी तरह से अगर कोई प्रोग्राम हमने कंटिन्यू किया हुआ है तो इवैल्यूएशन के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि आया इस प्रोग्राम को हमने मज़ीद जारी रखना है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से अगर नहीं रखना तो फिर उसको हम डिसकंटिन्यू करते हैं। और स्केलिंग का भी आपको पता है। लर्निंग क्या है? इवैल्यूएशन कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। इवैल्यूएशन जो है ये लर्निंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जब मैं आप स्टूडेंट्स को अब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप स्टूडेंट्स को अब टीच कर रहा हूँ, तो टीचिंग के दौरान मैं आप स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चंस के अगर मुझे सही फीडबैक मिलेगी तो मुझे जो है आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है या जो आपके लर्निंग आउटकम है उसके बारे में मुझे पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट जो है वो लर्न कर रहे हैं, स्टूडेंट जो है मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग जो है मुझे सही तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो मेरे क्वेश्चन करने की वजह से जो है मुझे पता चल जाता है कि हाँ स्टूडेंट जो है वो लर्निंग कर रहे हैं। सो मेरी ये क्वेश्चनिंग करना लेक्चर के दौरान, ठीक है, आप स्टूडेंट से पूछना, ये एक इवैल्यूएशन प्रोसेस है। इसके ज़रिए मुझे आप स्टूडेंट्स के लर्निंग के बारे में पता चलता है कि आप लोग सीख रहे हैं या नहीं, ठीक है। इट हेल्प कैप्चर लेसन, लर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एरिया ऑफ सक्सेस और फेलियर विच कैन बी वैल्यूएबल फॉर फ्यूचर एंड्यूअर्स, ठीक है। सो इसके ज़रिए हम जो है, इसके ज़रिए जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की असेसमेंट करते हैं कि कितना जो है उन्होंने हमारे लेक्चर से सीखा और कितना जो है उनको मज़ीद सीखने की ज़रूरत है, या आया हम अपने ऑब्जेक्टिव में जो है कामयाब हुए हैं या हम उसमें नाकाम हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों के हवाले से इवैल्यूएशन हमें डेटा जो है प्रोवाइड करती है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है? असेसमेंट जो है ये असल में एक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, जबकि इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस के जो प्रोडक्ट है, उस प्रोसेस के जो आउटकम है उसको हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, प्रोवाइड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस इन आर एज ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस की जो फीडबैक है उसको हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जबकि इवैल्यूएशन में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्टिव जो कि हमने सेट किए थे प्लानिंग के दौरान उसको हमने अचीव कर लिए, ठीक है। इसी तरह से असेसमेंट में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं एंड पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं, जबकि इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ क्वालिटी पर हम बात करते हैं और स्टैंडर्ड पर हम बात करते हैं। मतलब क्वालिटी को देखते हैं कि जो जिस किस्म की क्वालिटी, मतलब जो केयर हमने अपने पेशेंट को दी, तो उस केयर की जो क्वालिटी है वो अच्छी थी, दरमियाना थी या बहुत ज़्यादा बुरी थी, ठीक है। इसी तरह से वो केयर जो है हमने अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपने पेशेंट को दी है या नहीं। इसके साथ साथ असेसमेंट में हम क्या करते हैं, असेसमेंट में सिट बाय बोथ द पार्टीज, जॉइंट असेसर एंड एसएससी, ठीक है। मतलब असेसमेंट के दौरान हमारे साथ असेसर भी होता है जो कि असेसमेंट कर रहे होते हैं और जिनसे असेसमेंट ली जा रही होती है, जिनसे डेटा लिया जा रहा होता है, तो ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जबकि इवैल्यूएशन में हमारे साथ सिर्फ इवैल्यूएटर जो है ये इन्वॉल्व होते हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस में।
असेसमेंट ये हमारे साथ एब्सोल्यूट है, जबकि इवाल्वेशन में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मुख्तलिफ रिजल्ट्स की कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव प्रोसेस है, ठीक है। किक-पैट्रिक मॉडल ऑफ इवाल्वेशन, किक-पैट्रिक मॉडल ऑफ इवाल्वेशन ये हमारे साथ क्या है। सो डॉक्टर डोनाल्ड एल किक-पैट्रिक इज क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग द Kirkpatrick model or the 4 level of training evaluation in 1950s। डॉक्टर डोनाल्ड एल किकपैट्रिक ये हमारे साथ क्या थे, ये असल में हमारे साथ एक थ्योरिस्ट थे जिन्होंने इवाल्वेशन के लिए एक मॉडल जो है वो पब्लिश किया था 1950s में, जिसको इन्होंने किकपैट्रिक मॉडल या 4 level ऑफ ट्रेनिंग इवाल्वेशन का नाम दिया था, ठीक है। डॉन अडॉप्टेड 4 steps ही लर्न फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेमंड कैटजिल एंड अप्लाइड दैम to his supervisory training program, ठीक है। The step Don applied grew through organic worldwide यूजेज एंड बिकम नोन द किकपैट्रिक मॉडल, ठीक है। तो किकपैट्रिक ने जो मॉडल पेश किया था, तो इस मॉडल को जो है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसीराई मिली, इसको जो है बहुत ज़्यादा फेम मिला, बहुत ज़्यादा जो है लोग इसको फॉलो करने लगे, जिसकी वजह से फिर इस मॉडल को नाम दिया गया किकपैट्रिक मॉडल का, ठीक है। और ये मॉडल जो है फिर किकपैट्रिक मॉडल के नाम से जानना जो है शुरू हुआ। Kirkpatrick model of evaluation. There are 4 important level of Kirkpatrick model of evaluation. Kirkpatrick model of evaluation ये हमारे साथ बेसिकली 4 लेवल पर मुश्तमिल है, 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल है, ठीक है। अब वो 4 स्टेजेस की क्या कौन से है, इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ लेवल 1 रिएक्शन आता है, लेवल 2 हमारे साथ लर्निंग लेवल आता है, लेवल 3 हमारे साथ बिहेवियर और लेवल 4 हमारे साथ रिजल्ट्स आता है। सो इन चारों लेवल्स को अब हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेवल 1 में क्या होता है, लेवल 1 जो हमारे साथ रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, द डिग्री टू विच पार्टिसिपेंट फाइंड द ट्रेनिंग फेवरेबल, इंगेजिंग एंड रेलिवेंट टू देयर जॉब। मिसाल के तौर पर मैं आप स्टूडेंट्स को अब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आप स्टूडेंट्स को अब टीच कर रहा हूँ। सो अगर मेरी जो टीचिंग है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर ये आपके सलेबस के मुताबिक हो, ठीक है, अगर ये यूनिट जो है आपके सलेबस में मौजूद हो, तो सलेबस में होने की वजह से आप लोगों के लिए फिर ये टॉपिक क्या होगा, ये टॉपिक जो है आपके लिए फिर सूटेबल होगा और इस टॉपिक को फिर आप स्टूडेंट जो है गौर से सुनेंगे, इसमें आप दिलचस्पी लेंगे, ठीक है, और इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो रिएक्शन से मुराद ये है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा होता है, आपको जो सिखाया जा रहा होता है, ठीक है, तो सिखाने के दौरान आपकी रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है, आया आप उनकी बातों को जो है गौर से सुन रहे हैं या नहीं, आया आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं। तो आपकी दिलचस्पी लेना, आपकी इंटरेस्ट उस लेक्चर में लेना, ठीक है, या उस टॉपिक को समझने में आपकी दिलचस्पी लेना, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट का होना, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है। दिस लेवल असेस पार्टिसिपेंट इमीडिएट रिएक्शन एंड एटीट्यूड टुवर्ड द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। इसमें हम इस लेवल में हम क्या करते हैं, इस लेवल में हम अपने पेशेंट की जो रिस्पॉन्सेज है, उनका जो एटीट्यूड होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो इस पढ़ाने के दौरान आपका रिस्पॉन्स क्या है, आया आप लेक्चर को सुनने में दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं, आया आप मेरी बातों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या नहीं। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, लेवल 1 करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन लेवल कहते हैं। इसमें हम अपने पार्टिसिपेंट्स की जो रिएक्शन है उसको हम क्या करते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन understand how well the training was received and if participant found it engaging or valuable। वही बात है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेनिंग हम अपने पार्टिसिपेंट को दे रहे हैं, अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं, ठीक है, तो आया उसको हमारे पेशेंट जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं, उसको समझने में वो लोग दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं, ठीक है, उसमें जो है वो लोग इंगेज हो रहे हैं या नहीं। तो
इसको जानने के लिए हम लेवल 1 को परफॉर्म करते हैं। फिर हमारे साथ लेवल 2 आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग में क्या होता है, लेवल 1 में तो हमने अपने पेशेंट के रिएक्शंस को देख लिया। अब लेवल 2 में हम क्या करते हैं, लेवल 2 में हम देखते हैं कि जो हम अपने पेशेंट को बता रहे थे, जो अपने हम पेशेंट को ट्रेनिंग दे रहे थे, या अपने स्टूडेंट्स को जो हम पढ़ा रहे थे, उनको जिस चीज़ के हवाले से हम सिखा रहे थे, तो सिखाने से उन्होंने कितना परसेंट जो है सीखा, उन्होंने जो है कितनी परसेंट जो है लर्निंग की। तो उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है या कैपेसिटी है, उसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, लेवल 2 को परफॉर्म करते हैं। द डिग्री टू विच पार्टिसिपेंट एक्वायर द इंटेंडेड नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट बेस्ड ऑन देयर पार्टिसिपेशन इन द ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग में उन्होंने किस मकसद के लिए पार्टिसिपेट किया था, जिस मकसद के लिए पार्टिसिपेट किया था, तो आया वो लोग जो है अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं या नहीं। मतलब यह है कि उन्होंने ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन इसी मकसद के लिए की थी कि वो लोग जो है लर्निंग करें, वो लोग जो है नॉलेज गेन करें, वो लोग जो है उनके एटीट्यूड में पॉजिटिवली चेंज आ जाए, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम लेवल 2 क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कितनी परसेंट लर्निंग की है। एट दिस लेवल द फोकस इज़ ऑन मेजरिंग व्हाट पार्टिसिपेंट हैव लर्न और गेन फ्रॉम द ट्रेनिंग। इसमें हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने कितनी परसेंट जो है लर्निंग की है, या कितनी परसेंट नॉलेज उन्होंने गेन की है। This typically involve assessment or test to evaluate knowledge and skills acquisition। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने स्टूडेंट से मुख्तलिफ टेस्ट लेते हैं या उनसे मुख्तलिफ स्किल्स परफॉर्म करते हैं, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि इन्होंने गेनिंग की है, लर्निंग की है या नहीं। इसके बाद हमारे साथ लेवल 3 आता है, जिसको हम बिहेवियर कहते हैं। द डिग्री टू विच पार्टिसिपेंट अप्लाई व्हाट दे लर्न ड्यूरिंग ट्रेनिंग व्हेन दे आर बैक ऑन द जॉब। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हमने अपने पेशेंट को जो ट्रेनिंग दी थी, अपने स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग दी थी, तो ट्रेनिंग के बाद इनके बिहेवियर में पॉजिटिवली कितनी परसेंट चेंजेस आया, इनकी बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आई हुई है या नहीं आया। अब ये लोग जो है प्रॉपर तरीके से अपने स्किल्स को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो इसको जानने के लिए हम लेवल 3 बिहेवियर को क्या करते हैं, देखते हैं। दिस लेवल इवैल्यूएट द एक्सटेंट टू विच पार्टिसिपेंट अप्लाई व्हाट दे लर्न इन देयर जॉब और डेली टास्क। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमने अपने पेशेंट को जो ट्रेनिंग दी थी, उनको हमने जो पढ़ाया था, तो उन्होंने जितना सीखा है आया, उसको वो लोग अपने ड्यूटी के दौरान, अपने जॉब के दौरान उसको अप्लाई करते हैं, उससे फ़ायदा लेते हैं या नहीं। इट एसेसेस वेदर द ट्रेनिंग हैज़ इन्फ्लुएंस्ड देयर बिहेवियर एंड इफ़ दे आर इम्प्लीमेंटिंग न्यू स्किल्स और नॉलेज। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि आया ट्रेनिंग की वजह से उनके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आई है या नहीं। ठीक है, या उन्होंने जो सीखा है तो उस पर वो लोग अमल कर रहे हैं या नहीं। इसी तरह से जो लास्ट स्टेज है हमारे साथ किर्कपैट्रिक मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन का, वो हमारे साथ क्या है, रिजल्ट्स है। इसमें हम क्या करते हैं, द डिग्री टू विच टारगेटेड आउटकम अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड द सपोर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पैकेज। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमने अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया था, ठीक है, उनको हमने जो सिखाया था, ठीक है, उनको हमने जो ट्रेनिंग दी थी, तो आया जो हमारा मकसद था, जो उनको सिखाने का मकसद था, पढ़ाने का मकसद था, उनके नॉलेज में इजाफ़ा करने का मकसद था, तो आया हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं या नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, लेवल 4 में मालूम करते हैं। द हाईएस्ट लेवल ऑफ किर्कपैट्रिक मॉडल, इट लुक एट द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड आउटकम। अच्छा, एक MCQs के हवाले से एक पॉइंट हमारे साथ ये रिज़ल्ट्स में ये भी आता है कि रिज़ल्ट जो है ये हमारे साथ किर्कपैट्रिक मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन का सबसे हाईएस्ट लेवल है, जिसमें हम अपनी पूरे जो प्रोसेस हमने परफॉर्म किया, तो इस प्रोसेस का हम क्या करते हैं, ओवरऑल रिज़ल्ट्स देखते हैं। ठीक है, दिस कुड इन्वॉल्व मेजरिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट सेविंग और अदर रिलेवेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ओवरऑल
परफॉर्मेंस को देखते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं, ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, उसमें बेहतरी आई है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला लेवल है हमारे साथ, इसको हम रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन में हम क्या करते हैं, मतलब मैं आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के दौरान आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, आया आप मेरे पढ़ाने में दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं, आप लोग जो है मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं, मेरे लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। तो ये सब कुछ जो है हम रिएक्शन में देखते हैं। दूसरे लेवल पर हमारे साथ लर्निंग है। लर्निंग में हम ये देखते हैं कि जो कुछ मैं आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था या ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहा था, तो उससे आप लोगों ने लर्निंग की है या नहीं, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है या नहीं। तीसरे लेवल में हमारे साथ बिहेवियर है। बिहेवियर में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि लर्निंग की वजह से आपकी बिहेवियर में बेहतरी आई है या नहीं, उसमें चेंजेस आई है या नहीं। और लास्ट जो लेवल है वो हमारे साथ रिजल्ट है, जो कि हमारे साथ हाईएस्ट लेवल है, जिसमें हम ओवरऑल जो 3 प्रोसेसेस हमने की है, तो इसके ओवरऑल रिजल्ट्स को हम देखते हैं, ठीक है। जिसमें देखते हैं कि जिस मकसद के लिए हमने एक काम शुरू किया था, तो आया उस मकसद को हमने अचीव कर लिया है या नहीं। Purposes of Kirkpatrick मॉडल ऑफ इवाल्वेशन। Kirkpatrick मॉडल ऑफ इवाल्वेशन क्यों प्रपोज की गई थी? द पर्पज ऑफ Kirkpatrick मॉडल इज़ टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कम्प्रिहेंसिवली। सबसे पहला मकसद Kirkpatrick मॉडल ऑफ इवाल्वेशन का यही था कि ये असल में हमें एक प्रॉपर प्रोसेस के हवाले से बताता है कि किस तरह से हम अपने किसी काम की इवाल्वेशन जो है उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और उस काम की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको हम बेहतर तरीके से किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो इसको मालूम करने के लिए Kirkpatrick मॉडल ऑफ इवाल्वेशन हमें एक मुकम्मल स्ट्रक्चर प्रोसेस जो है प्रोवाइड करती है। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन वेदर देयर इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग आर प्रोड्यूसिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स and whether the adjustment or improvement are needed at various level of training process, ठीक है। Kirkpatrick मॉडल ऑफ इवाल्वेशन जो है ये हमें ये भी बताती है कि आया जिस मकसद के लिए हम अपने पेशेंट को, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको हम टीच कर रहे हैं, उनको हम स्किल्स जो है सिखा रहे हैं, तो आया वो उन स्किल्स को सीख रहे हैं या नहीं, आया इससे जो है उनको फ़ायदा पहुंच रहा है या नहीं। अगर नहीं पहुंच रहा तो फिर हम देखते हैं कि आया वो कौन से स्टेप्स है जिसको हमने इम्प्रूव करने हैं, जिसमें हमने बेहतरी लानी है, जिससे हमारे स्टूडेंट जो है आसानी के साथ हमारी बात को अंडरस्टैंड करे और जो हम उनको सिखाना चाहते हैं वो आसानी से सीख जाए, ठीक है। स्टेप्स ऑफ इवाल्वेशन। इवाल्वेशन के हमारे साथ स्टेप्स है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने क्या करनी होती है, एक प्रोग्राम को प्लान करना होता है और उसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दूसरा स्टेप हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, ठीक है, कि हमने क्या क्या करना है। तीसरा स्टेप हमने डिसाइड करना होता है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है और कब जो है इसको हमने फिर मेजर करना है, ठीक है। चौथे स्टेप में हमने प्रोग्राम को परफॉर्म करना है, मतलब जो प्लानिंग हमने की होती है तो उस पर हमने प्रैक्टिकली अमल करना होता है और साथ साथ में उसको मॉनिटर करना होता है। पांचवें स्टेप में हम फिर उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस से के हवाले से, और उस पर हम सोच विचार करते हैं। और छठे स्टेप में फिर हम उसके रिजल्ट्स देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आया हम अपने मकासद में कामयाब हुए हैं या नहीं, ठीक है। चैलेंजेस ड्यूरिंग इवाल्वेशन के दौरान कौन से चैलेंजेस जो है इवाल्वेटर्स को फेस करने पड़ते हैं? तो पहला जो चैलेंज होता है वो है लेक ऑफ क्लैरिटी इन ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी ना हो, अगर ऑब्जेक्टिव जो है वो वाज़े ना हो, अगर इवाल्वेटर को पता ही ना हो कि मैं इवाल्वेशन किस मकसद के लिए कर रहा हूँ, तो फिर इवाल्वेशन जो है वो बेकार होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन जो है वो आ जाती है जिसमें प्रॉपर रिसोर्सेज जो है वो इवाल्वेटर के पास नहीं होती, उनको जो है प्रॉपर रिसोर्सेज जो है वो मुहैया नहीं होती, जिसकी वजह से उनको फिर बहुत सारे मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। डेटा कलेक्शन इशू, इसके अलावा कुछ सिचुएशन ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रॉपर डेटा जो है वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, तो
इसकी वजह से भी उनको बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। स्टेक होल्डर रेजिस्टेंस, बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें जो सरबराहान होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, जो मैनेजर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो वो रुकावट जो है बन जाते हैं और जो दूसरे लोग हैं जो एवालुएटर होते हैं उनको एवालुएशन के लिए नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं हमारे बारे में इनको पता न चल जाए, कहीं हमारी परफॉर्मेंस के बारे में ये लोग जो है नेगेटिवली कमेंट ना करें, तो इस वजह से वो मुज़ाहमत करते हैं एवालुएशन की। इसके अलावा एथिकल कंसर्न से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात ऐसी बातें भी होती है जिसको हमने कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, लेकिन उन सिचुएशन की वजह से वो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो फिर नहीं रहती। तो एथिकल कंसर्न मतलब इन चीज़ों को भी हम देखते हैं। और चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, बाज़ औक़ात हमारे साथ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारे नीड्स के मुताबिक नहीं होती, जो कि हमारे जो नीड्स है उसको पूरा नहीं कर पा रही होती, तो इस वजह से वो चीज़ें जो है हमारे पास ज़रूरत के मुताबिक नहीं होती, तो इससे भी बहुत ज़्यादा मसला होता है फिर एवालुएटर्स को, ठीक है। तो ये वो चैलेंजेस है जो कि एवालुएटर को अक्सर औक़ात फेस करनी पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट नंबर 7। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।